हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। डेली के बाद ही फिर से वही एमसीक्यू सेशन, और इस सेशन के बाद हमें ज़रा कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या थ्योरी सेशन को फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले आज का ये सेशन कर लेते हैं, है ना। तो आइए, हर दिन का सेशन मोटिवेशनल थॉट्स के साथ स्टार्ट। और इसी में आज का ये थॉट्स है, कठिनाइयाँ तभी आती हैं जब आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये बात कर रहा है सर डिसिप्लिन्ड लाइफ की, है ना। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो फर्स्ट, कई लोग ऐसे कह रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन लेकर आइए, तो कोशिश है कि कुछ इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चन, इंग्लिश मतलब लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आपको मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं थी। ठीक है, द टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वर। क्या था सर, आप याद करो कि दो ही ऐसी समिति थी, दो ही ऐसे काउंसिल थे जिसमें एक का नाम था सभा और दूसरे का नाम समिति थी, है ना। अच्छा, सभा के हेड को क्या कहते थे और समिति के हेड को क्या कहते थे, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा एक और ध्यान देना कि जब भी अगर ऐसा प्रश्न आए कि जो भी रूलर उस समय जो राजन था, उस राजन को चुनता कौन था, तो समिति चुनती थी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कौन चुनता था, समिति चुनती थी, है ना। ऋग्वैदिक काल के बाद लेटर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ये सभा और समिति पावरलेस हो जाएंगी और इनकी जगह पर परिषद या काउंसिल आ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान देना, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। द वर्ण सिस्टम इन द अर्ली वैदिक पीरियड वॉज बेस्ड ऑन, है ना। देखो जब पैसा नहीं रहेगा ना तो ड्रामे नहीं रहेंगे, ये बात हमेशा ध्यान देना, है ना। पैसा नहीं रहेगा, ड्रामे नहीं रहेंगे। और जब तक पैसा नहीं रहा, मतलब कि जब तक इकोनॉमी का, सोसाइटी इकोनॉमी का फॉर्म नहीं ली, तब तक वर्ण व्यवस्था जटिल नहीं थी, है ना। वर्ण व्यवस्था जटिल तब हुई जब इकोनॉमी का फॉर्म आ गया, जब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आ गया, पैसे आ गए, और पैसे आ गए तब वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई, तो जन्म आधारित हो गई। लेकिन जब इकोनॉमी डाउन है तो जन्म कैसे हो गई सर, प्रोफेशन बेस्ड। आपने सुना होगा कि एक ही घर में चारों वर्ण रहते थे, है ना, काम के आधार अनुसार वर्ण व्यवस्था डिसाइड थी। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी बढ़ी, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होने लगी और फिर वो बर्थ बेस्ड होने लगी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्टमैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड बाई द आर्यंस। ये बताना। अच्छा इसमें देखो सर, अगर जब तक लोहे की खोज नहीं होगी तब तक लोहार तो होंगे नहीं, तब तक तो सर ब्लैक स्मिथ तो होंगे नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लोहे की खोज कब हो रही है सर, 1000 BC में। कहाँ पे, इसी के आसपास, कहाँ पे, तो अतरंजी खेड़ा जैसे प्लेस पे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दे बढ़ते हैं। दार्शनिक सार दुनिया है लेकिन ईश्वर प्रकट है और ईश्वर मेरी अपनी आत्मा, इसका पता लगाया जा सकता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें तो सिर्फ वेदों में की जा सकती है, और वेदों के साथ किसमें, तो वेदों के अंतिम भाग में की जा सकती है। वेदों के अंतिम भाग में क्या है, दार्शनिक व्याख्या है, जिसे आप वेदांत के नाम से जानते हैं, और इसी वेदांत को हम उपनिषद कहते हैं। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ सूत्र है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। आप इसके बारे में ज़रा जरूर बताएं। देखो अच्छा, वेद यज्ञ सूत्र के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा सर, यजुर्वेद। अच्छा इसमें क्या गद पद दोनों है, ध्यान देना, गद व पद दोनों में, है ना, तो ये ध्यान देना। ठीक है। अच्छा मंत्रों को क्या कहा जा रहा है, मंत्रों को उच्चारण करने वाले को यजुस कहा जा रहा है ना। अच्छा, कई यज्ञों का इसमें विवरण दिखाई देता है। कई यज्ञों का विवरण का मतलब क्या है सर, आपने सुना होगा अश्वमेघ यज्ञ, आपने वाजपेयी यज्ञ सुना होगा, राजसूय यज्ञ सुना होगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार था, सबसे महत्वपूर्ण क्राफ्टमैनशिप या क्राफ्टमैन कौन था, तो इसका राइट आंसर बताना। एक समय अपने भी सोसाइटी में जब गांव में पैसा कम रहा लोगों के पास, तो लोग सबसे ज़्यादा, याद करो घर में क्या बनवा रहे थे, तो लोग सबसे ज़्यादा
अपने सबसे ज़्यादा किसको बुलाते थे अपने घर? तो कारपेंटर को बुलाते थे। किसको बुलाते थे सर? बढ़ई को। अब बताओ आज की सोसाइटी में आज के आपको कितने बढ़ई दिखते हैं? बहुत कम, है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कारपेंटर। वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ पहला आंदोलन किस सदी में शुरू किया गया था? किस सदी में शुरू किया गया था? देखो, वैदिक कर्मकांड कैसे भाई? तो आपको याद होगा कि ऋग्वैदिक में इकॉनमी थी नहीं, है ना? लेटर वैदिक में इकॉनमी बढ़ गई, और इकॉनमी बढ़ी तो राजा की पावर बढ़ गई, राजा ने थ्योरी ऑफ किंगशिप दे दिया, राजत्व का सिद्धांत दे दिया। लेकिन सोशल प्लेस पे राजा का जो रैंक था वो सेकंड था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे राजा ने क्या किया? वैश्य और शूद्रों को यूनाइट किया ब्राह्मण के खिलाफ, चूंकि उस समय ये भी था कि जब क्या हो गया था सर, तो सोसाइटी या वर्ना सिस्टम या सोसाइटी क्या हो गई थी? बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, जटिल हो गई थी। और इसी ब्राह्मण सिस्टम के खिलाफ आप देखें ना कि 6th सेंचुरी BC में एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ जिसे धार्मिक या रिलीजियस मूवमेंट कहा गया। और यही रिलीजियस मूवमेंट कैसा मूवमेंट था? तो अमेंडमेंट था, है ना? धार्मिक सुधार था, रिलीजियस अमेंडमेंट था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और यहीं से आप देख रहे होंगे 64 संप्रदाय आ गए, जिसमें जैन और बौद्ध बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, और एक नाम आ जाता है आजीविका का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो, आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन में निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी एक सही है? इसका राइट आंसर देखो, याद करो, स्टार्टिंग ब्रह्मचर्य से, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। आप बताना कि क्या ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था क्या पूर्णतः एग्जिस्ट कर रही थी? तो आश्रम व्यवस्था पूर्णतः एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि संन्यास का कॉन्सेप्ट उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट ही नहीं होता, ये स्टार्ट होता है 6th सेंचुरी BC में। आपसे क्वेश्चन पूछे आश्रम व्यवस्था की शुरुआत, तो आप आंसर देना लेटर वैदिक। आश्रम व्यवस्था पूर्णतः या सुव्यवस्थित रूप से सुचारू कब होने लगी? 6th सेंचुरी BC, क्योंकि संन्यास का कॉन्सेप्ट वहीं पर है। तो राइट आंसर 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ऋग्वैदिक आर्य एक देहाती लोग थे, एक पैस्टोरल पीपल थे जो इस तथ्य से पैदा हुए हैं कि, इसका राइट आंसर बताना। ऋग्वेद के गायों के कई संदर्भ है, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, पुजारियों को दिए जाने वाले उपहार में आमतौर पे गाय थी। अब देखना ऋग्वेद में कैसी सर? पैस्टोरल इकोनॉमी मतलब देहाती अर्थव्यवस्था, और देहाती अर्थव्यवस्था अगर मौजूद, तो यहाँ पर 2 पशुओं का महत्व बहुत ज़्यादा था। कौन से 2 पशु? एक तो गाय और दूसरे हॉर्स। तो आप जितने भी देवताओं के नाम देखेंगे वो सारे के सारे किस पे हैं? हॉर्स के नाम पे हैं। गायों के नाम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे नाम आपको दिखाई देते हैं, है ना? जिसमें एक आपने अभी शाम के समय को गोधूली कहते हैं, है ना? दुहिता नाम सुना होगा, फीमेल को लेकर ये वर्ड यूज हो रहा है ना? तो इस तरह से ये सारे नाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आज के सेशन का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। वैदिक समाज के 4 वर्गों में विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा? यजुर्वेद, ऋग्वेद और उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ताज हैं। तो इसके 10th मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, और इसी में वर्ण व्यवस्था या वर्णा सिस्टम की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आज टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो आप कह रहे हैं थ्योरी सेशन, उसे मैं देखना सर तभी स्टार्ट करूँगा जब आप देखोगे, और आप ऐसा कमेंट कर भी रहे हो कि सर सेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो अपन 2 दिन मतलब कि एक ही दिन 2 सेशन रिकॉर्ड कर लें, एक MCQ या फिर और एक थ्योरी सेशन, या इसे ऑल्टरनेट लेकर आएँ। ऑल्टरनेट कहने का सेंस ये है कि आज पढ़ा दें अपन थ्योरी, और फिर कल पढ़ा दें MCQ, फिर परसों थ्योरी, फिर अगले दिन MCQ, ऐसा। ठीक है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धीरे धीरे अपना ये परिवार बड़ा होता जाएगा, और धीरे धीरे जब बड़ा होता जाएगा तो हम बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सामने नज़र आएंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।